हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा जैन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन। मोस्टली मेरी वीडियोस आपने देखा होगा हेल्थ एजुकेशन के बारे में होती है, पर इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ मेडिकल एंट्रेंस के बारे में और उसकी प्रिपरेशन के बारे में। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, इस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, उनको मैं कुछ इसके बारे में बता सकूं। शायद मेरे वर्ड्स उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकें। तो डेफिनेटली मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। इसमें सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस ही नहीं चेक करते, आपका हार्ड वर्क, आपका पैशन, डेडिकेशन, आप क्या क्या छोड़ सकते हैं स्टडीज के लिए, आप कितने डिवोटेड हैं, आपका नर्व्स पे क्या कंट्रोल है, यह सब भी चेक करते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, आप सब जानते ही हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट मिलती है, इनफैक्ट नेगेटिव मार्किंग भी होती है कुछ एग्जाम्स में। तो ये सब चीज़ें आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन और डेडिकेशन को चेक करने में केपेबल होती हैं। हमारे टाइम पे भी लैक्स में बच्चे बैठते थे, अभी भी लैक्स में बच्चे बैठते हैं। इस साल ऑलमोस्ट 18 लाख स्टूडेंट्स हैव अपेयर्ड फॉर नीट। इन आवर टाइम्स इसको पीएमटी कहते थे, प्री मेडिकल टेस्ट, डीपीएमटी होता था, सीबीएसई पीएमटी होता था, आजकल नीट के नाम से जाना जाता है। पर अगर कुल मिला के देखा जाए तो तभी भी वैसे ही एग्जाम का पैटर्न था ऑलमोस्ट, और अभी भी वैसे ही है, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव। हम सब डॉक्टर्स, अब मैं डॉक्टर हूँ क्योंकि, तो हम सब मोस्टली डॉक्टर्स जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि वो इस प्रोफेशन में आए, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ही टफ प्रोफेशन है, बहुत हार्डशिप्स हैं इसमें। पर जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं तो डेफिनेटली ये हिंदुस्तान में हर पेरेंट का ड्रीम है कि उसके बच्चे डॉक्टर बने, क्योंकि इस प्रोफेशन में कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट है, थोड़ा मनी भी है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है, और जॉब सिक्योरिटी भी है। हार्डली आप किसी भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को या एमबीबीएस डॉक्टर को जॉबलेस देखेंगे। अगर कुछ होगा भी, अगर वो जॉब नहीं करते होंगे तो वो अपनी प्रैक्टिस करके इतना अर्न कर सकते हैं कि उनकी एक रेगुलर ब्रेड एंड बटर हो जाए। देन मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपका टारगेट है कि यू हैव टू मेक गुड मनी और अ लैविश लाइफस्टाइल, देन मेडिकल प्रोफेशन उसके लिए बिल्कुल नहीं है। इस प्रोफेशन में बहुत सी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, अपनी नर्व्स पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, इट टेक्स टॉल ऑन योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो उन चीज़ों को आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, उन सब चीज़ों के लिए को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत लैविश लाइफस्टाइल हो, तो ये सब चीज़ें इस प्रोफेशन में बहुत मुश्किल से आती हैं या बहुत लेटर स्टेज में आती हैं, मैं कहूँगी। तब तक तो ऑलमोस्ट आप अपने काफ़ी मिडिल एज में पहुँच चुके होते हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली, बट स्टिल आई वुड से दैट दिस प्रोफेशन इज़ वर्थ इट, आई वुड से दैट। तो जहाँ तक कि इसकी प्रिपरेशन का सवाल है, पढ़ाई करनी पड़ती है, हम सब जानते हैं, और कितनी देर करनी पड़ती है अगर आप ये पूछें तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि कुछ पर्टिकुलर आवर्स नहीं होते कि इतनी देर पढ़ लो तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ये कर लो तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली पढ़ना होता है, बहुत डेडिकेशन के तरह लेकर पढ़ना होता है। उस टाइम आपको बाकी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। अगर आपके फ्रेंड्स मूवीज़ देखने जा रहे हैं या रेस्टोरेंट जा रहे हैं, जो कि इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहते, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है। आप जितना बाहर के उस टाइम 1 ईयर या 2 ईयर के लिए ये सब चीज़ें अवॉइड करोगे, उतना ही फोकस आप स्टडीज़ में दे पाओगे, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं जा सकते, डेफिनेटली माइंड को फ्रेश होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ब्रेक्स ले सकते हैं, बट ब्रेक्स कम होने चाहिए, कम से कम। एंड अगर आवर्स की बात करें तो डेफिनेटली 8 to 9 आवर्स अ डे तो चाहिए ही चाहिए। ये तो एक, मुझे लगता है कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब जो आपको इंटेंस स्टडी करनी होती है बिल्कुल लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम, तो उस टाइम 8 to 9 आवर्स चाहिए ही चाहिए।
इसमें आप बीच में ब्रेक्स ले सकते हो, जहाँ टायर्ड हो ब्रेक्स ले सकते हैं, जिससे कि आपकी फिजिकल हेल्थ बैठे बैठे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आप मूव अराउंड कर सकते हैं, रूम में ही मूव अराउंड कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते। यू कैन देन रिवाइज वाइल मूविंग अराउंड, जस्ट डोंट नीड टू सिट लाइक अ काउच पोटैटो ऑल्सो एवरी टाइम। उससे भी आप कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तक आपको अपनी हेल्थ का भी पूरी तरह ध्यान रखना है। हेल्दी डाइट लीजिए, कम से कम फ़ोन पे बात कीजिए। मोबाइल फ़ोन को, सेल फोन्स को अपने से जितना दूर रख सकें वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हमारे टाइम पे, उस टाइम पे फ़ोन्स नहीं थे, सेल फोन्स नहीं थे। 2000 की बात है, ईयर ऑफ एंट्री है मेरा। उस टाइम इतने फ़ोन्स नहीं होते थे, सेल फोन्स, तो इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। पर अब तो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टा है। सो डेफिनेटली आप जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इसमें कब में 1 आवर आपका स्पेंड हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। देन अगर हम कोचिंग की बात करें तो कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है, एंड अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर वन। इनमें टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज होती हैं, वो बहुत ही अच्छी होती हैं। जितने टेस्ट देंगे उतना आपका क्वेश्चन बैंक वास्ट बनेगा। ट्राई टू गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, एंड उससे आपकी अच्छी रिविजन होगी। और फिर जब टेस्ट में जो क्वेश्चंस के फिर आप आंसर्स के रीजनिंग एंड लॉजिक पे जाएंगे, तो उससे ही आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स को दरकिनार मत करिए, उसमें बेसिक नॉलेज होती है। और ट्राई टू रीड एज मेनी as possible books which have a great content. Like in our time कुछ बुक्स ऐसी थी जिनमें फिजिक्स का बहुत ही अच्छा कंटेंट होता था, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स ने लिखी थी। या मैथ्स की तो एमबीबीएस में नहीं चाहिए होती थी, बट फिर भी हमने पीसीएमबी लिया था उस टाइम, क्योंकि मैथ्स आमतौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स लेते थे, ये सोच के कि अगर मेडिकल में नहीं हुआ तो कोई मैथ्स के साथ हम दूसरा करियर बना सकते हैं। बट दीज डेज आई अंडरस्टैंड children are more focused and they prefer to take PCB. So जो भी बेस्ट बुक्स हैं बायोलॉजी की, वो भी ज़रूर ब्रश अप करिए, रीड करिए, और साथ में क्वेश्चन बैंक्स रीड करिए। सो दिस कैन रियली गिव यू एन एज फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो सकती है। और इस प्रोफेशन को ज़रूर आप अपना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ी लगन की और थोड़ी मेहनत की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।